अगर बाहर की दुनिया में कोई भूत प्रेत हॉन्ट करे तो बचने की उम्मीद भगवान से करो, लेकिन हमारे अंदर का गिल्ट और डिप्रेशन अगर हॉन्ट करे तो कोई बचकर कहां जाएगा। इसी कोशिश में एरिक ब्लैक एक आइलैंड में पहुंचता है जहां उसका बीता हुआ कल पहले से उसका इंतजार कर रहा है। आज के वीडियो में हम 2021 में आई साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म शेफर्ड पे बातें करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को पानी में डूबते हुए देखते हैं, जहां बैकग्राउंड में कोई कहता है कि मैंने उसके लिए सब कुछ किया, उसे हर चीज दी, लेकिन वो भी काफी नहीं था। अब हम एरिक ब्लैक से इंट्रोड्यूस होते हैं, जिसने हाल ही में एक कार एक्सीडेंट में अपनी बीवी को खोया है। एरिक अपनी बीवी रेचल के लास्ट राइट्स परफॉर्म करता है, जहां वो उसकी चीजों को कब्र में रखवा कर उसे दफन कर देता है। वो इन चीजों में से रेचल का लाइटर अपने पास रख लेता है। हम देखते हैं कि इन सब के दौरान एरिक को एक हल्की फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है और वो पीछे मुड़कर देखता है, जहां उसे दूर एक अजीब एंटिटी दिखती है जिसने अपने हाथ में एक लैंप पकड़ा हुआ था और वो काले कपड़े पहने हुई थी। इसके तुरंत बाद रेचल का कब्र अपने आप हिलने लगता है, मानो कोई उसे बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन यहाँ एरिक की नींद खुलती है और हम जान पाते हैं कि उसे ऐसे कई नाइटमेयर्स आते रहते हैं। एरिक की मेंटल हेल्थ यहाँ काफी खराब लगती है और वो अपने डॉग बैक्स्टर के सहारे अपनी जिंदगी जी रहा होता है। उठने के बाद एरिक को ब्रेकफास्ट के दौरान कमरे के ड्रॉर से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है, जहां हम एक बच्चे के हाथ को भी निकलता देखते हैं। एरिक हड़बड़ा के ड्रॉर खोलता है, लेकिन उसमें उसे बस एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट मिलता है जो दर्शाता है कि एरिक की बीवी प्रेग्नेंट थी। इसके बाद हम देखते हैं कि एरिक को न्यूज़पेपर में एक शेफर्ड के पोजीशन के लिए ऐड मिलता है। ये ओपनिंग किसी रिमोट आइलैंड में थी, जहां करीब 600 शीप्स की देखभाल के लिए एक एक्सपीरियंस शेफर्ड की जरूरत थी और रहने खाने का इंतजाम अच्छा था। एरिक डिसाइड करता है कि वो इस जॉब के लिए अप्लाई करेगा। नेक्स्ट सीन में हम एरिक को आइलैंड के लिए निकलते देखते हैं और रास्ते में वो अपनी माँ से मिलने आता है। एरिक अपनी माँ से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बहुत गुस्सा थी, क्योंकि एरिक ने रेचल के लिए अपने माँ बाप का घर छोड़ दिया था और इनफैक्ट अपना धर्म भी छोड़ दिया था। एरिक की माँ उसे यह भी कहती है कि रेचल एक बहुत बुरी और धोखेबाज औरत थी जिसने उसे मैनिपुलेट किया था। इस इंसिडेंट से एरिक बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। इनफैक्ट वो खुद को मारने की भी सोचता है, लेकिन तभी उसे वहां एक शीप दिखता है, जिसे देखकर एरिक को वो जॉब वाली बात याद आ जाती है। इसके बाद एरिक अपनी वेडिंग रिंग को निकालकर फेंक देता है और वहां से चला जाता है। यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है और हम एरिक को एक शिप पर देखते हैं, जहां वो नर्वसली बैठा है और अपनी वाइफ के लाइटर से खेल रहा है। इस पॉइंट पे हम फिल्म के एक दूसरे कैरेक्टर से मिलते हैं, जिसका नाम फिशर है। ये जॉब एरिक को फिशर ने ही दी है और वो उसे आइलैंड तक छोड़ने जा रही है। हम देखते हैं कि फिशर की एक आंख खराब है और वो एरिक से काफी क्रिप्टिक बातें करती है। वो उसे पूछने लगती है कि तुमने ये नौकरी क्यों ली, इस एड ने जो पेपर में आया था उसने तुम्हें ही कैसे ढूंढा, और यही अजीब सारी बातें कर रही थी। एरिक ये सब समझ नहीं पाता और कहता है कि उसे कुछ दिन अकेले किसी नई जगह रहना था, जिस वजह से उसने ये जॉब ली है। आइलैंड पे पहुंचकर फिशर एरिक को ये एरिया दिखाती है जहां उसके रहने के लिए एक कॉटेज का बंदोबस्त था। पास ही एक लाइट हाउस भी था जो सालों से बंद पड़ा था। वो एरिक को बताती है कि कॉटेज में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की सुविधा नहीं है और उसे लैंप जलाकर काम चलाना पड़ेगा। इसके बाद वो एरिक को एक जर्नल देती है और उसे अपने एक्सपीरियंस इसमें लिखने को कहती है। जाने से पहले फिशर एरिक से यह भी कहती है कि उसे ऐसा लगता है कि एरिक किसी चीज से डर कर भाग रहा है और वो उम्मीद करती है कि उसे जल्द ही उस डर का सामना करने का मौका मिलेगा। इस पॉइंट पे एक बात क्लियर थी कि एरिक फिलहाल मेंटली वीक था और हम सब अपने लाइफ में कभी ना कभी ऐसे पड़ाव से गुजरते हैं जहां परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती। ऐसे में हमें जरूरत होती है मेंटल टफनेस की, और इसीलिए मैं आपको कुकू एफएम पे द मेंटल टफनेस हैंडबुक बुक समरी रिकमेंड करूंगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें मेंटली टफ होना बहुत जरूरी होता है, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, अपने जॉब में हो, या फिर मेरी तरह एक क्रिएटर है। और इस बुक समरी की मदद से न सिर्फ आप अपने आप को मेंटली टफ बना पाएंगे, बल्कि आप अपने स्ट्रेस और फेलियर्स को टाटा बाय बाय कह पाएंगे। देखो, कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जहां 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज हैं, जिन्हें आप रीजनल लैंग्वेजेस में भी सुन सकते हैं, इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश। आप कुकू एफएम को डाउनलोड करने के बाद जब आप ईयरली सब्सक्रिप्शन ले रहे होंगे, तो आप वहां मेरा कोड HAUNTT50 यानी कि हॉन्ट 50 का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, ताकि आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन पे 50% ऑफ मिल सके। बस ध्यान रहे कि ये ऑफर सिर्फ 250 यूजर्स के लिए है। तो ऐसे में लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने छोड़ दिया है, उस पर क्लिक करो, कुकू एफएम को डाउनलोड करो और 10,000 ऑडियो शोज में से अपना मन पसंदीदा ऑडियो शो सुनो। हैप्पी लिसनिंग।
कमिंग बैक टू स्टोरी, वेल फिशर के जाने के बाद एरिक बैक्स्टर के साथ कॉटेज में आता है और कॉटेज के अंदर का माहौल काफी क्रीपी था, जहां दीवार पे जगह जगह डियर हेड की स्टैचू लगी हुई थी और इलेक्ट्रिसिटी पानी कुछ भी वहां ठीक से था नहीं। यहाँ तक कि वहां का टेलीफोन भी खराब था और ऐसे में एरिक पानी लेने के लिए एक लेक तक जाता है और लेक में उसे एक चेन मिलता है जिसमें एक रिंग लगा हुआ था। इसे वो अपने पास रख लेता है। एरिक ये भी नोटिस करता है कि इस आइलैंड में जगह जगह एक वियर्ड सिंबल बना हुआ था। वापस आने के बाद एरिक चाय वगैरह बनाता है और शीप को खाना देता है ताकि अपना काम शुरू कर सके। लेकिन यहाँ हम बैक्स्टर को काफी अनकंफर्टेबल देखते हैं, मानो वो इस जगह को एक्सेप्ट ना कर पा रहा हो। खैर, हम देखते हैं कि रात को एक सोने के लिए ऊपर वाले कमरे में जाने की कोशिश करता है और उसके लिए ये काफी मुश्किल था क्योंकि उसे ऊंचाई से डर लगता था। किसी तरह एरिक ऊपर पहुंचकर बैक्स्टर को बुलाता है और दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन बैक्स्टर यहाँ लगातार दूर से देखे जा रहा था। अब इस रात भी एरिक को वही नाइटमेयर्स आते हैं जहां वो अपनी बीवी को और उसी काले कपड़े पहने एंटिटी को देख पाता है। यहाँ एरिक की बीवी उससे बार बार पूछ रही थी कि तुमने ऐसा क्यों किया। सुबह होने पे एरिक नोटिस करता है कि कप में किसी ने चाय भरकर रखा है जबकि घर में पानी भी मौजूद नहीं था। इसके बाद वो बाहर शीप को खाना खिलाने जाता है, लेकिन उसे अचानक से दूर से किसी के फुसफुसाने की आवाज आने लगती है और सारे शीप एक साथ आवाज करने लगते हैं। ये देख एरिक बार बार चिल्लाता है कि आखिर यहाँ कौन है, लेकिन अगले ही पल सब कुछ शांत हो जाता है। अभी सबसे फ्रस्ट्रेट होकर एरिक घर लौटता है और वो कप जिसमें चाय भर गया था उसे उठाकर फेंक देता है। मैं आपको बता दूं कि ये कप उसकी बीवी रेचल का हुआ करता था। अब वो नोटिस करता है कि घर में पानी आने लगा है और बाहर जाकर चेक करने पे उसे लाइट हाउस के पास फिशर दिखती है। एरिक बार बार फिशर को बुलाता है, लेकिन वो उस पर ध्यान दिए बिना चली जाती है। इसके बाद एरिक लाइट हाउस के पास जाता है, लेकिन वहां का दरवाजा तो लॉक्ड था और उसके बाहर किसी जानवर की हड्डियां बिखरी मिलती है, जिससे वो काफी डर जाता है। तो अगली रात एरिक घर में रखे कुछ पुराने जर्नल्स चेक करता है जो शायद उससे पहले एक शेफर्ड्स ने लिखा था। उनमें से एक में उसे कुछ क्रीपी ड्राइंग्स मिलती है और लिखा होता है शी इज अ विच। ये पढ़कर एरिक को काफी अजीब लगता है, पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता ना। रात को सोते हुए एरिक को वापस से नाइटमेयर्स आते हैं और सुबह होने पर वो अपनी माँ को किचन में काम करता हुआ देखता है। एरिक की माँ उसके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बनाती है और वो उनसे पूछता है कि वो यहाँ कैसे आए, जिसपे वो ज्यादा कुछ नहीं कहती, बल्कि अचानक रेचल के बारे में बात करने लगती है, सेइंग कि उन्हें लगता है कि एक्सीडेंट के टाइम उसके पेट में जो बच्चा था वो एरिक का नहीं था और एरिक ने उसके साथ जो किया वो सही किया क्योंकि वो यही डिजर्व करती थी। ऐसा कहते हुए एरिक की माँ एक भयानक रूप ले लेती है और एरिक पे एक चाकू से अटैक करती है। लेकिन उसी समय एरिक की नींद खुलती है और वो रियलाइज करता है कि ये अगेन उसका सिर्फ नाइटमेयर था। अब एरिक को अपना पेट डॉग कहीं नहीं दिखता और वो काफी परेशान हो जाता है। इसी टाइम सरप्राइजिंगली फोन बजता है और यहाँ फिशर ने एरिक को कॉल किया था। कॉल पे फिशर एरिक से पूछती है कि सब ठीक तो है ना, जिसपे एरिक कहता है कि उसे ये आइलैंड काफी अजीब लग रहा है और अब उसका डॉग भी गायब हो चुका है। इस पे फिशर कहती है कि अगर तुम सचमुच में ईमानदार हो तो हर सवाल का जवाब ढूंढा जा सकता है और तुम्हें बैक्स्टन को जाकर ढूंढना चाहिए। ये सुनकर एरिक फोन रख देता है, जिसके बाद वो खुद को थप्पड़ मारना शुरू करता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद ये भी उसका बुरा सपना है। लेकिन यहाँ बैक्स्टन सचमुच में गायब हो चुका था। एरिक बाहर का इलाका छान मारता है और हम देखते हैं कि उसके चारों ओर एक धुंध इकट्ठा हो गई है। इस फॉग के बीचों बीच एरिक को काले कपड़ों वाली एंटिटी दिखाई देती है और एरिक गुस्से में उसे कन्फ्रंट करने जाता है, लेकिन उसके पास आने पर यह एंटिटी नहीं, सिर्फ कोई बड़ा सा पत्थर निकलता है। इस पत्थर के पास से एरिक को ब्रैक्सटन की आवाज आती है और वो उस तरफ भागता है। आगे बढ़ने पर एरिक को आइलैंड की एक तरफ एक विशाल मरीन शिप दिखता है जो कि काफी बुरी हालत में था। इसके अंदर से भी एरिक को ब्रैक्सटन की आवाज आती है और वो अंदर जाता है। काफी चेक करने के बाद भी उसे अपना कुत्ता तो नहीं मिलता, लेकिन हाँ, उसे एक चाबी जरूर मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेता है। अब इस पॉइंट पे हम एक डार्क एंटिटी को एरिक के ठीक पीछे खड़ा देखते हैं और एरिक भी इस डीमन को फील कर पा रहा था, लेकिन वो बिना पीछे मुड़े यहाँ से चला जाता है और घर पहुंचकर एरिक काफी परेशान दिखता है। कुछ देर बाद उसे अपने कमरे के अलमारी से किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है और एरिक इसे देखने के लिए आगे बढ़ता है। अलमारी खोलने पे उसे एक बर्ड का स्टैचू दिखता है जो किसी ने वहां रख छोड़ा था। इसके बाद एरिक कॉटेज में रखा जर्नल वापस देखने लगता है जिसमें उसे आगे के पन्नों पर उसी डार्क एंटिटी की तस्वीर मिलती है जिसका नाम लिखा था द रेकर। यही नहीं, उस डायरी में आगे ब्रैक्सटन की भी तस्वीर बनी हुई थी और उसके नीचे लिखा था फाइंड मी। एरिक इस पूरे घटना से इतना डर जाता है कि वो तुरंत उस जर्नल को जला देता है। इसके बाद एरिक आइलैंड में जो पहले दिन मिला था ना चेन, उसे चेक करता है और इस लॉकेट में लगी रिंग को देखने पर एरिक को रियलाइज होता है कि ये उसी की वेडिंग रिंग है जो उसने फिल्म के शुरुआत में फेंक दिया था। एरिक इस रिंग को देखते हुए रेचल से माफी मांगता है और अब हम देखते हैं कि एरिक को दोबारा फिशर का कॉल आता है। इस पॉइंट पे एरिक पूरी तरह से टूट चुका था और वो फिशर से कहता है कि वो बस घर जाना चाहता है। फिशर कहती है कि ये जगह अब एरिक का घर ही है, लेकिन एरिक कहता है कि नहीं, ये मेरे लिए जेल बन गया है। ये सुनकर फिशर उसे पूछती है उसे ऐसा क्यों लगता है। इसके जवाब में एरिक कहता है कि जिस दिन उसकी बीवी का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन गाड़ी वो चला रहा था, वो काफी नशे में था और उसका और रेचल का झगड़ा भी हो रहा था। इस पॉइंट पे हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि अचानक ही एरिक के हाथ से स्टीयरिंग व्हील
फिसल जाती है जिससे उनका एक्सीडेंट हो गया था। एरिक यहाँ कहता है कि ये सिर्फ एक हादसा था और वो रेचल को मारना नहीं चाहता था। इस पर फिशर कहती है कि तुमने सिर्फ अपनी बीवी को ही नहीं बल्कि एक मासूम बच्चे को ही मार डाला और अब तुम्हारी सजा शुरू करने का वक्त आ गया है। ये सुनकर एरिक बहुत डर जाता है और फोन कट हो जाता है। तो नेक्स्ट सीन में हम एरिक को लाइट हाउस के पास देखते हैं जहाँ के डोर पे भी आइलैंड का सिंबल बना हुआ था। वो शिप पर मिली की को लेकर लाइट हाउस को खोलता है और लाइट हाउस खोलने पर एरिक को एक भयानक नजारा देखने को मिलता है जहाँ हर तरफ बर्ड स्टैचूज रखे हुए थे जिनकी एक आंख की जगह बटन सिला हुआ था। यहाँ एक सर्कुलर स्टेयरकेस भी था जिस पर चढ़कर ऊपर लाइट हाउस को रोशन करने के लिए जाया जा सकता था। एरिक को यहाँ भी बैक्स्टर की आवाज सुनाई देती है और वो किसी तरह इन सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर तक पहुंचता है। यहाँ पहुंचकर एरिक अपने लाइटर से लाइट जला देता है और दूसरी तरफ फिशर देखती है कि लाइट हाउस जल उठा है और इससे वो बहुत डर जाती है। अब एरिक बाहर आता है और बाहर का सीन उसे शॉक में डाल देता है। बाहर सारे शिप को एक क्रॉस पे सूली चढ़ाया हुआ था जहां वो आइलैंड के सिंबल के रूप में दिख रहे थे। यही नहीं, इसी बीच एरिक को अपने डॉग ब्रैक्स्टर की भी मृत शरीर मिलती है जिसे देख वो पूरी तरह टूट जाता है। अब एरिक खुद को बचाने के लिए कॉटेज के अंदर लॉक हो जाता है जहां उसे पहले सीन वाली डार्क एंटिटी विजिट करती है। इस बार ये डार्क एंटिटी अपना मास्क उठाती है और हम देखते हैं कि ये एंटिटी और कोई नहीं बल्कि रेचल की आत्मा है। यहाँ रेचल एरिक से पूछती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन एरिक किसी तरह कॉटेज में आग लगाकर बाहर निकल जाता है। उसे सी में दूर फिशर अपने शिप में नजर आती है और वो उसे बार बार मदद के लिए पुकारता है। जवाब में फिशर कुछ नहीं कहती और चुपचाप एक क्रो के स्टैचू में आंखें सिलती रहती है। इधर यह एंटिटी आग की लपटों में बाहर आती है और एरिक का पीछा करने लगती है, लेकिन एरिक पानी में कूद जाता है और तैरकर फिशर की शिप तक पहुंचने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि ये वही सीन है जहां से फिल्म की शुरुआत हुई थी। यहाँ वो एंटिटी एरिक को पानी में खींचने की कोशिश करती है एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पुलिस की टीम एरिक को बचाती है जहां बैकग्राउंड में हम ब्रैक्स्टन की आवाज सुन पाते हैं इंडिकेटिंग कि वो जिंदा है। Now this was सरप्राइजिंग। और अब हम एरिक को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहां डिटेक्टिव एरिक से फिशर के बारे में पूछते हैं क्योंकि उन्हें ऐसी कोई औरत नहीं मिली थी। एरिक बताता है कि उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम और इंस्टेड वो अपनी बीवी के एक्सीडेंट के बारे में बताना चाहता है। डिटेक्टिव कहते हैं कि रिपोर्ट्स के अनुसार तो रेचल उस दिन अकेले गाड़ी चला रही थी, लेकिन एरिक कहता है कि उस दिन गाड़ी मैं चला रहा था और नशे में बैलेंस खोने की वजह से गाड़ी एक क्लिफ पर आकर अटक गई। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि कार क्लिफ के एज पे थी और एरिक तो सेफ साइड पर था, लेकिन रेचल गाड़ी के दूसरी तरफ थी। एरिक बताता है कि उसे हाइट से बहुत डर लगता है, इसलिए वो गाड़ी से निकल गया और उसके ऐसा करते ही ये गाड़ी समुद्र में गिर जाती है जिससे रेचल की मौत हो गई। आगे एरिक कहता है कि रेचल की लाश भी समुद्र में कहीं खो गई जिसकी वजह से उसने उनका अंतिम संस्कार तक नहीं किया बल्कि सिर्फ उसकी चीजों को कब्र में बंद कर दफना दिया। इसके बाद डिटेक्टिव एरिक से पूछती है क्या तुम कुछ और बताना चाहोगे, जिस पे एरिक कहता है कि उस समय मेरी बीवी प्रेग्नेंट भी थी। ये सब सुनकर डिटेक्टिव बाहर चली जाती हैं और एरिक से कहती है कि अगर वो चाहे तो किसी को कॉल कर सकता है। इस पॉइंट पे रूम का फोन बजता है जो एरिक उठा लेता है। फोन के दूसरी तरफ हम फिशर को देखते हैं जो कहती है कि तुमने मेरा नियम तोड़कर अच्छा नहीं किया। इस पर एरिक कहता है कि वो आइलैंड से भाग चुका है और पुलिस को भी सब कुछ बता दिया है जिससे वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन फिशर हंसने लगती है और कहती है कि तुम आइलैंड से भाग सकते हो लेकिन अपने कर्म से नहीं भाग सकते। सारे फैसले तुम्हारे थे, तुमने ये नौकरी ली थी और अब तुम्हें सजा भी भुगतनी पड़ेगी। एज एन ऑडियंस हम देखते हैं कि फिशर ने एरिक की नाइफ उठा ली है और उस नाइफ को लेकर वो एरिक की मां से मिलने गई है, इंडिकेटिंग कि उसने उसकी मां को मार डाला है। यही नहीं, एरिक के जर्नल को डिटेक्टिव्स के हाथ में देखते हैं जो एज एन एविडेंस उनके पास पहुंचाया गया है। यहाँ एरिक बहुत रोने लगता है और फिशर से पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर फिशर कहती है कि आई एम ए सर्वेंट टू द हैंड ऑफ फेट। यहाँ हम पुलिस स्टेशन के कमरे के बाहर से एक रोशनी को आता देखते हैं जिससे हम समझ पाते हैं कि एरिक अब भी आइलैंड में ही फंसा हुआ है। वो दरवाजा खोलता है जहाँ वही सिंबल बनाया हुआ था और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी शेफर्ड फिल्म की कहानी एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप अभी थोड़ा कंफ्यूज्ड होंगे, बट डोंट वरी, मैं कुछ चीजें आपको बताता हूँ। तो इस कहानी में हम एरिक ब्लैक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी बीवी रेचल के मरने के बाद एक नई जिंदगी शुरू करने निकलता है, लेकिन जिस आइलैंड पे उसे नौकरी मिलती है वो एक हॉन्टेड जगह थी जहाँ उसके पीछे एक बुरी आत्मा पड़ जाती है और उसे उसके बुरे कर्मों का सामना करवाती है। इस समय फिशर भी शामिल दिखती है और एरिक यहाँ से बचने की कोशिश करता है बट अंत में अपने गुनाह को कबूल कर लेता है, लेकिन फिशर उसे भागने की सजा देती है जिसमें वो उसकी मां को मार डालती है और इल्जाम एरिक पे लग जाता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एरिक अब भी इस आइलैंड में ही फंसा हुआ है, मीनिंग वो कभी आजाद हुआ ही नहीं था। इस कहानी में मेरे अनुसार एरिक के मेंटल हेल्थ और गिल्ट को आइलैंड, रेग्ड शिप, लाइट हाउस वगैरह से डिपिक्ट किया गया है। कहानी में कई मेटाफर्स हैं, जैसे कि जब फिशर ने एरिक को सजा देने की बात की तब एरिक लाइट हाउस में चढ़कर ऊपर तक जाता है जो कि सिग्निफाई करता है कि वो हाइट से रिलेटेड डर का सामना करता है। ये वही डर है जिसकी वजह से उसके हाथों रेचल की मौत हुई थी। उसे यहाँ हर जगह बर्ड्स भी दिखते हैं और ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि बर्ड्स इनोसेंस को सिग्निफाई करते हैं और इस कहानी में एरिक इनोसेंट नहीं है जिस वजह से उसे एक आंख वाले बर्ड्स डरा रहे हैं।
फिल्म के डायरेक्टर रसल ओवन का कहना है कि ये फिल्म वेल्स लेजेंड्स से इंस्पायर्ड है, जहां पुराने जमाने में आइलैंड्स के पास आकर शिप के कैप्टन्स को धुंध में कोई काले कपड़ों वाली अजीब आकृति दिखती थी, लेकिन असल में यहाँ कोई नहीं होता था। अब जब शिप रुक जाता था तो लुटेरे वहां होते थे जो उनका सामान लूट लेते थे। कुछ ऐसा ही यहाँ एरिक के साथ हो रहा है और उसे कुछ नहीं होने पर भी अजीब आकृतियां दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसके मन में रेचल को धोखा देने का गिल्ट था। अब यहाँ फिशर का किरदार काफी दिलचस्प देखा गया है। कहानी की शुरुआत में फिशर एरिक से पूछती है कि इस नौकरी ने तुम्हें कैसे ढूंढा, जिससे कि ये मतलब निकल सकता है कि फिशर के आइलैंड पे वही लोग आते हैं जिन्हें उनके बुरे कर्मों की सजा मिलनी हो। अब फिशर उन्हें सजा दिलवाती है और उसकी एक आंख भी नहीं है और वो बर्ड से भी आंखें सिलती नजर आती है, जिससे उसका कैरेक्टर लेडी जस्टिस से काफी मेल खाता है। इसीलिए आइलैंड के रूल्स को तोड़ने के लिए फिशर एरिक को हर हाल में पनिश करना चाहती है। अंत में एरिक पाता है कि वो अब भी आइलैंड में ही है, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ एरिक का मेंटल स्टेट हो और सच्चाई में वो पुलिस स्टेशन में है, लेकिन ये क्लियर नहीं किया गया है। तो देखा जाए तो आप इस कहानी को दो वे में देख सकते हैं। एक सुपरनैचुरल चीजें हो रही हैं जहां लेडी जस्टिस है, जस्टिस दिला रही हैं एंड ऑल दैट, और एक तरफ मेंटल हेल्थ, या फिर इन दोनों का एक मिश्रण। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप इस कहानी को कैसे देखते हैं। मैंने आपको तीनों थियरीज बता दी है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, यहां मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में कुकू एफएम को डाउनलोड करने का लिंक होगा। उससे आप कुकू एफएम को डाउनलोड कीजिए। वहां ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते वक्त मेरा कोड HAUNTT50 यानी HAUNT50 का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा टू गेट 50% ऑफ। जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोज लाते रहते हैं। पीस।